आज की सेशन की शुरुआत दुनिया की बदलती समीकरणों के साथ करते हैं। वैश्विक व्यवस्था अब पुराने ढांचों से अलग होकर क्षेत्रीय शक्तियां और नई सैन्य तैनातियों के इर्द गिर्द सिमट रही है। जेनेवा में डब्ल्यूएचओ का ये मुख्यालय अब कम देशों की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद को इस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से पूरी तरह अलग कर लिया है। ईरान का साउथ पार्स क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा के केंद्र में है। इस रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे पूरी दुनिया का लगभग 8% क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व मौजूद है, जो इसे ईरान की आर्थिक रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बनाता है। आर्थिक शक्ति के साथ साथ ईरान अपनी मारक क्षमता का भी विस्तार कर रहा है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर दिख रही ये सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को अपनी गतिशीलता के कारण डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। क्षेत्रीय राजनीति में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। नेपाल ने भूमिका श्रेष्ठा को अपनी पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया है। वहीं सामरिक मोर्चे पर भारत ने गुआम आइलैंड में अमेरिका के नेतृत्व वाली सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। वैश्विक स्वास्थ्य संधियों से बाहर निकलना, ऊर्जा भंडारों पर नियंत्रण और लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण ये साबित करता है कि अब देश सामूहिक समझौतों के बजाय अपनी संप्रभुता और सैन्य क्षमता को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत अपनी रक्षा प्रणालियों को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। सेना पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट 7 से बढ़ाकर 10 कर रही है। ये मल्टी बैरल सिस्टम लंबी दूरी तक सटीक हमले में सक्षम है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर असम की गुवाहाटी में ये नया वाटरवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। इसी के साथ डाक विभाग ने भी अब 24 घंटे के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करने वाली गारंटीड सर्विस लॉन्च कर दी है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के अंदर यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ताकि सदस्य देशों के बीच विशेषज्ञता का आदान प्रदान हो सके। जहां भारत कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है, वहीं जापान में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए नागोया प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों को तय करता है। औद्योगिक उत्पादन में भी एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया है। नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन आयरन ओर उत्पादन किया है, जो बढ़ती खनिज जरूरतों के लिए रिकॉर्ड है। सैन्य रेजिमेंटों का विस्तार और कच्चे माल के उत्पादन में आई ये तेजी भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जो घरेलू रक्षा और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। भारत के भीतर राज्य स्तर पर नीतिगत बदलावों की गति काफी तेज है। गुजरात ने रंजन देसाई कमेटी की रिपोर्ट के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जबकि महाराष्ट्र ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पेश किया है। पूर्व की ओर ओडिशा ने कुसुमपुर को अपना पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपनी गोधन न्याय योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने की कोशिश कर रही है। सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित इन कलिंजर पहाड़ियों को अब जियो हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसी क्रम में दिल्ली में भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां रीका ब्रांड लॉन्च किया गया है। आर्थिक आंकड़ों में कुछ रोचक विरोधाभास हैं। भारत वैश्विक नारियल उत्पादन के 30% हिस्से के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 116वें पायदान पर आती है। वहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर एलन मस्क शीर्ष पर बने हुए हैं। राज्यों द्वारा पेश किए जा रहे ये विविध कानून और उत्पादन के बढ़ते आंकड़े भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आ रहे उन बदलावों को रेखांकित करते हैं, जिनकी गति और प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न है। खेल जगत में भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2026 फीफा वर्ल्ड कप ने दर्शकों के लिए यूट्यूब पर शुरुआती मैच फ्री स्ट्रीम करने का फैसला लिया है। मनोरंजन की दुनिया में लॉस एंजेलिस के इसी डॉल्बी थिएटर में 98वें ऑस्कर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं रूस के फिल्म समारोह में सिक्किम की नेपाली भाषा की फिल्म शेप ऑफ मोमो ने 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर अपनी पहचान बनाई है। सांस्कृतिक सम्मानों में ममता कालिया को उनके उपन्यास जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी समय भारत में नवरोज का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसकी परंपरा बलबन के समय से चली आ रही है। इसके साथ ही ओडिशा में पांचू डोला उत्सव की धूम है। आगामी कैलेंडर पर ध्यान दें तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर ने साथी ऐप लॉन्च किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं।
आने वाले हफ्तों में इन राज्यों की चुनावी नतीजे और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा समझौतों में होने वाले बदलाव ही ये तय करेंगे कि इस तिमाही के अंत तक भारत और दुनिया की वास्तविक स्थिति क्या होगी। आज के इस ब्रीफिंग में इतना ही। देखिए, हर दिन इतनी सारी खबरें आती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो सच में मायने रखती हैं? चलिए, अगले कुछ मिनटों में भारत और दुनिया की उन बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर किन घटनाओं पर हमारा ध्यान जाना चाहिए? हम शुरुआत करेंगे भारत की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और व्यक्तिगत उपलब्धियों से जुड़ी कुछ खास कहानियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं की जो भारत की संस्कृति, पर्यावरण और यहाँ के लोगों की असाधारण उपलब्धियों को दिखाती हैं। श्रीनगर में कोल्ड वाटर फिशरीज पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अब यह सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब है ठंडे पानी में मछली पालन, जैसे ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा देना, और ये उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कल्चरल फ्रंट पर देखें तो रायपुर में आदि पेरुक्कू महोत्सव मनाया गया। वैसे ये त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु का है, जो मानसून के दौरान नदियों में बढ़ते पानी का जश्न मनाने के लिए होता है। तो इसका रायपुर में मनाया जाना हमारे कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। संगीत की दुनिया से एक बड़ी दिलचस्प खबर है। असम के बहुत ही मशहूर गायक हैं जुबीन गर्ग। उनकी आवाज़ ने तो पूरे देश में लाखों लोगों को अपना फैन बनाया हुआ है। अब उन्हें एक बहुत ही अनोखा सम्मान मिला है। ये सच में काफी मजेदार है। आप कह सकते हैं कि विज्ञान ने कला को सलाम किया है। असम के मानस नेशनल पार्क में एक नई कीट प्रजाति की खोज हुई है और उसका नाम जुबीन गर्ग के सम्मान में रखा गया है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं साहित्य की। भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस साल वो प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार वैरा मुथु को दिया गया है। उनके दशकों के साहित्यिक योगदान के लिए ये एक बहुत बड़ी पहचान है। आदिवासी कला को भी एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। कुरुम्बा चित्रकला को सहेजने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक कलाकार को पद्मश्री से नवाजा गया है। ये हमारी पारंपरिक कलाओं को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। और अब साहस और जज्बे की एक मिसाल, पर्वतारोही अर्पिता पात्रा ने दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो को फतह कर लिया है और ये कारनामा करने वाली वो दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, मतलब इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ये तो थीं कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियां। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मोर्चे पर भारत और दुनिया में क्या कुछ अहम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड नाम की एक बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये अभ्यास कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच उनकी सैन्य तैयारियों और गठबंधन को मजबूत करने का एक बड़ा संकेत है। मिडिल ईस्ट में भी एक जरूरी डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट हुई है। ईरान ने भारत के 2 नौसैनिक जहाज़ों आईएनएस नंदा देवी और आईएनएस शिवालिक को अपने समुद्री क्षेत्र से गुजरने की इजाज़त दे दी। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक भरोसे को दिखाता है। भारत की अपनी सुरक्षा तैयारियों की बात करें तो सागर कवच नाम का एक बड़ा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। इसका सीधा सा मकसद हमारी क्षमता को परखना था कि हम समुद्री रास्ते से होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इस बार इस अभ्यास का फोकस केरल और माहे के तटीय इलाकों पर था। अब दिलचस्प बात यह है कि माहे भौगोलिक रूप से तो केरल में है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर पुडुचेरी का हिस्सा है, जिससे ये सुरक्षा अभ्यास और भी अहम हो जाता है। दुनिया भर की नियुक्तियों पर एक नजर डालें तो दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जॉन कॉस्ट को नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, अब वापस भारत आते हैं और खेल, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई कुछ शानदार प्रगति पर नजर डालते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, जहां दुनिया भर के बेहतरीन एथलीटों ने हिस्सा लिया। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल था, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? और जवाब है शानदार। भारतीय पैरा एथलीटों ने 208 पदों का विशाल ढेर लगाकर सबको चकित कर दिया। ये उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे को सलाम है। स्वास्थ्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें एडिशन के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक ऐसा तोहफा है जो हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी की एक ऐसी बात जो भविष्य को बदल रही है। इसे समझने के लिए पहले डिजिटल ट्विन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
सोचिए, किसी असली चीज जैसे एक बंदरगाह का कंप्यूटर पर एक हूबहू 3D मॉडल बना दिया जाए, जिससे हम असली दुनिया में बदलाव करने से पहले ही उसका असर देख सकें। और यही भविष्य की तकनीक अब भारत में हकीकत बन गई है। तमिलनाडु का वीओ चिदंबरनार पोर्ट देश का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट बन गया है। ये कदम बंदरगाह के कामकाज में क्रांति ला सकता है और उसे पहले से कहीं ज्यादा कुशल बना सकता है। और आखिर में बात करते हैं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध अराकू कॉफी और स्वास्थ्यवर्धक मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष मेन्यू लॉन्च किया गया है। ये पहल न केवल स्थानीय किसानों को सशक्त करेगी, बल्कि हमारे पारंपरिक खानपान को भी बढ़ावा देगी। तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ कला और संस्कृति को सम्मान मिल रहा है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और रक्षा में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये अलग अलग घटनाएं एक ही कहानी कहती हैं, एक बदलते और आगे बढ़ते भारत की। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे बदलावों का मिलकर भविष्य के भारत पर क्या असर होगा। इस पर सोचिए।